दोस्तों नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। घर में शादी की वजह से हम और आप एक लंबे अरसे से मुखातिब नहीं हो पाए, इसके लिए खेद है, लेकिन अब से चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलने लगेंगी। इस वीडियो में दोस्तों अपन केंद्रीय बजट 2024-25 को तैयार करेंगे। चाहे जौन परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न और कभी कभी तो 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। बजट दोस्तों क्या होता है? अनुमानित आय और व्यय का विवरण या फिर लेखा जोखा होता है। किसकी आय और व्यय का विवरण होता है? तो जो सरकार होती है उसका। वित्तीय वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। अब सवाल बनता है कि भारत में वित्तीय वर्ष की गणना कब से कब तक की जाती है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच के समय को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। संविधान में क्या बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो उत्तर है नहीं। बजाय इसके आर्टिकल 112 कहता है कि वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के लिए कहा गया है। मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट को दर्शाया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न बनता है कि इसको तैयार कौन करता है? तो जो वित्त मंत्रालय है उसके आर्थिक मामलों का विभाग और जो कर्मचारी हैं वो मिलकर इसको तैयार करते हैं। इसको प्रस्तुत कौन करता है दोस्तों? तो दोनों सदनों के समक्ष फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बार प्रस्तुत किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण को ही बजटीय भाषण या फिर बजट भाषण कहा जाता है। पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर इसको पेश किया जाता था, लेकिन अब पहले कार्य दिवस पर इसको पेश किया जाने लगा है ताकि पारित होने में लगने वाले समय के कारण जो सरकारी कामकाज हैं वो प्रभावित ना हों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बजट को पारित होने में भी लगभग 2 महीने का समय लगता है। तो जब तक 2 महीना बीतेगा तो मार्च और अप्रैल आ जाएगा और इसी अप्रैल से जो है वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो इसी संकट से बचने के लिए जहां पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता था, अब पहले कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता है। और दोस्तों इस बार फरवरी के बजाय कब पेश किया गया है? 23 जुलाई को पेश किया गया है। आपको डेट भी याद रखनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस बार इससे पहले हम लोग अंतरिम बजट पढ़ चुके हैं। अंतरिम बजट कब जारी होता है? जिस वर्ष सरकार बदलने वाली होती है या फिर चुनाव होने वाले होते हैं। एक वर्ष समिति जो कि 1921 में गठित की गई थी, उसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और 1924 में रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले एक साथ पेश किए जाते थे। उसके बाद दोस्तों विवेक देवराय समिति, इसकी अनुशंसा या फिर सिफारिशों पर 2017 से पुनः दोनों का विलय कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किए जाने लगे। शुरुआत दोस्तों बजट की कब से हुई है? तो पहले जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट को पेश किया था। फिर आज़ादी के उपरांत मतलब 1947 में षणमुखम चेट्टी, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे आज़ाद भारत के। उसके बाद गणतंत्र भारत मतलब 1949 के बाद 1950 में जो है जॉन मथाई वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था। तो जेम्स सड जॉन ऐसे याद रखिएगा। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया? तो M.G. देसाई, बोले तो मोरारजी देसाई। पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो इंदिरा गांधी जी। दूसरी महिला कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण जी। इस बार इन्होंने 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। पूर्ण बजट की बात हो रही है या फिर आम बजट की बात हो रही है। और ये 18वीं लोकसभा का बजट है, ये भी याद रखिएगा। इस बजट में दोस्तों 4 जातियों की बात की गई है। इन 4 जातियों की बात पिछले अंतरिम बजट में भी की गई थी। गरीब, किसान या फिर अन्नदाता, युवाओं की बात हुई है और महिलाओं की बात हुई है। और इसी बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है जिसके तहत राशन दिया जाता है वो 5 वर्ष के लिए और उसका विस्तार कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बजट के विषय कौन कौन से हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे बजट का ताना बाना बुना गया है? रोजगार जो कि मेन मुद्दा रहा है, इस बार विपक्ष ने खूब दबाया है बढ़िया से। स्किल डेवलपमेंट, MSME और मिडिल क्लास। यहाँ से एक पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट के स्तंभ कितने हैं या फिर बजट की प्राथमिकताएं कितनी हैं? तो जवाब है 9 प्राथमिकताएं हैं। आपको 9 की 9 प्राथमिकताएं एकदम रट लेनी हैं। पहली प्राथमिकता है कृषि, दूसरी है रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, और तीसरी प्राथमिकता है
मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथी है विनिर्माण, पाँचवीं है शहरी विकास और छठी है ऊर्जा सुरक्षा और सातवीं है अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आठवीं है R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस बजट में इन्हीं प्राथमिकताओं को पूरा करने का ब्यौरा दिया गया है। और 9 है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अब हम एक एक प्राथमिकता को देख लेते हैं। पहली प्राथमिकता जो कि कृषि की है, इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। किसानों के लिए नई जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। सामान्य कृषि के तहत जो फसलें आती हैं उनकी 32 किस्में जारी की जाएंगी और बागवानी जो फसलें हैं उनकी 109 फसलें जारी की जाएंगी। तो ये 32 और 109 दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा कृषि को डिजिटल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिकता टू को देखते हैं। पी का मतलब यहाँ पर प्राथमिकता है। इसमें रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वाले कामगारों को 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में कुल 15,000 दिया जाएगा, याद रखिएगा। नियोक्ताओं के EPFO अंशदान के लिए नियोक्ता दोस्तों कौन होते हैं? जो हायर करते हैं, मतलब कंपनी का मालिक। उन्हें 2 वर्षों तक सरकार की ओर से 3,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा या फिर उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक पार्कों का उन्नयन किया जाएगा। कौशल ऋण योजना के तहत 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। घरेलू शिक्षण संस्थानों में जो हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन 3% वार्षिक ब्याज की छूट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब दोस्तों प्राथमिकता 3 को देखते हैं, जिसमें मानव संसाधन विकास और सोशल जस्टिस की बात की गई है। दोस्तों इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश खूब चर्चा में रहे हैं। इन राज्यों को मिलाकर पूर्वी क्षेत्र का चौमुखी विकास किया जाएगा। उसके लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम है पूर्वोदय योजना, आपको याद रखनी है। और इसमें शामिल इन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। कुल 5 राज्य हैं। औद्योगिक गलियारा जो है दोस्तों अमृतसर से कोलकाता के बीच बनाया जाएगा और इसके लिए एक औद्योगिक केंद्र की स्थापना बिहार के गया में की जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों ये वही अधिनियम है जिसके तहत 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया था। तो उस अधिनियम की प्रतिबद्धताएं पूरी की जाएंगी, ऐसी बात बजट में कही गई है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ होगा दोस्तों, यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटन किया गया है और अगले वर्षों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश में जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है उसको पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम BKP का मतलब है यहाँ से चेन्नई के बीच औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँवों के एसटीज जो जनजातीय समुदाय हैं उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा 63,000 गाँवों के एसटीज का। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों 100 इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक उनकी शाखाएं स्थापित की जाएंगी ताकि इस क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा सके। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ या फिर 2.5 लाख करोड़ आप कह सकते हैं। याद रखने के लिए आप सीधे सीधे याद रखिएगा। ऐसे ही कृषि के विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चौथी प्राथमिकता देखते हैं जिसमें विनिर्माण की बात की गई है। लोन के लिए दोस्तों प्रत्येक MSME आवेदक को 100 करोड़ तक का लोन देने के लिए पृथक स्वावित्त गारंटी निधि बनेगी। दोस्तों जो MSMEs होते हैं उनके पास गारंटी के रूप में आमतौर पे होता नहीं है ज़्यादा कुछ। इसी समस्या से निजात पाने के लिए इस प्रकार की निधि बनाने की घोषणा की गई है। 100 करोड़ तक का लोन देने के लिए इस तरह की गारंटी निधि बनेगी। मुद्रा ऋण दोस्तों जो कि 8 अप्रैल कब शुरू हुई थी योजना? 2015 को शुरू हुई थी मुद्रा योजना। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो लोग ऋण को चुकता कर चुके हैं, जिनकी बैंक हिस्ट्री जो है अच्छी रही है, ऐसे उद्यमियों को जो तरुण श्रेणी है उसकी उस श्रेणी के तहत पहले 10 लाख लोन मिलता था, वो अब बढ़कर 20 लाख हो गया है। याद रखिएगा। अन्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? शिशु, किशोर और तरुण। जो अन्य हैं, जो अपना जिनका बैंकिंग इतिहास ठीक नहीं है, उनको पुरानी
श्रेणियों के आधार पर ही ऋण मिलेगा। तो शिशु 50,000, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख और तरुण श्रेणी वालों के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलेगा मुद्रा योजना के तहत। एमएसएमईज को निर्यात हेतु ई कॉमर्स, ये जो एमएसएमईज हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँ, इसके लिए ई कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 1 करोड़ युवा अगले 5 वर्षों में 500 अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे, जिनमें 5,000 प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता इन युवाओं को दिया जाएगा और इसके साथ ही 6,000 रुपये की एक मुश्त मदद इनको दी जाएगी। दोस्तों, यही एक मुद्दा था जिसने राहुल गांधी को एकदम आगे बढ़ा दिया, जिन्होंने 99 सीटें जीती हैं। इनके मैनिफेस्टो में इसी से मिलता जुलता एक प्रावधान था, तो इन्होंने, सरकार ने इस चीज़ को समझा और देखिए बजट में इसको जगह दे दी और 12 माह का अनुभव मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंपनियां इस खर्च का 10% CSR से देंगी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से देंगी, ये भी याद रखिएगा। 12 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। 100 खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता लैब्स की स्थापना की जाएगी, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जांच करने में सहायक होंगी। 5वीं प्राथमिकता देखते हैं दोस्तों, 14 जिनमें शहरी विकास की बात की गई है। 14 शहरों जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है, उनमें ट्रांजिट परिवहन विकास किया जाएगा। ट्रांजिट विकास किया जाएगा मतलब एक बड़े स्तर पर विकास किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट कॉरिडोर को पढ़ा था, बड़े स्तर पे लोग जो हैं परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, इस तरह का विकास किया जाएगा शहरों का। प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में स्ट्रीट फूड हब, जो दोस्तों रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मौका मिले, तो प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में इनका विकास किया जाएगा, स्ट्रीट फूड हबों का, जिनमें साप्ताहिक बाजार लगा करेगा। 6ठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा की है, तो NTPC और वेल BHEL दोनों मिलकर 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट TPP स्थापित करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, शहरी क्षेत्रों में आबादी अभी 35% है, जो कि 2047 तक 53% हो जाएगी, ऐसा अनुमान है, याद रखिएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र जो हैं अभी GDP में 66% का योगदान देते हैं, वो 2050 तक 80% का अनुमान देंगे। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं और इनको आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और निबंध से याद आया दोस्तों, आप लोग पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 7वीं प्राथमिकता देखते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण का आरंभ किया जाएगा। मतलब ये जो 25,000 छोटे मोटे गांव हैं, इनको सड़कों से जोड़ा जाएगा, जो 12 मास चलने वाली होंगी, ऐसी नहीं कि बरसात के समय में ढह गई। फिर आवंटन जो है दोस्तों, बात करते हैं, 11,11,111 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए GDP का 3.4% जो है किया गया है बजट में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छी बात है, इतना किया गया है व्यय, इसको पूंजीगत व्यय भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों, बिहार में विष्णुपद और महाबोधि जो मंदिर हैं, इनके कॉरिडोर का विकास किया जाएगा अकॉर्डिंग टू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो यूपी में है, उसके आधार पर उसकी तरह इन कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा। नालंदा का विकास जो है एज ए पर्यटन स्थल, उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा और इसके साथ ही ओडिशा के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 8वीं प्राथमिकता दोस्तों, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, इसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसंधान नीति बनाई जाएगी। प्राथमिकता 9 देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों की बात की गई है। राज्यों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है और जो माता पिता हैं उनके द्वारा अवयस्क बालकों के लिए अंशदान हेतु न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम चलेगी, NPS वात्सल्य स्कीम चलेगी। मतलब ये माता पिता एक निश्चित राशि जो है ये अपना अंशदान करते रहेंगे इस स्कीम में। बाद में ये वो बच्चा जब वयस्क हो जाएगा तो उसके नाम से अलग अकाउंट बन जाएगा और उसके पास एक अच्छी खासी रकम हो जाएगी। अभी इसका खाका नहीं निर्धारित किया गया है, बस बताया गया है कि इस तरह की स्कीम चलेगी, तो वात्सल्य स्कीम को याद रखिएगा। बजट के अनुमान देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा दोस्तों 16.13 लाख करोड़, आपको ऐसे भी याद रखना है और इसको GDP के परसेंट के रूप में भी याद रखना है, 4.9%।
रखा गया है। अगले वर्ष तक इसको घटाकर 4.5% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। राजकोषीय घाटा दोस्तों जब कम होता है तो बाहरी निवेश आता है। होता क्या है, जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय उनके बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। और याद रखिएगा, इन प्राप्तियों में लिया गया ऋण शामिल नहीं होता है। या फिर यूँ कहें, जैसे कुल प्राप्तियां हैं 10 और खर्चा है, व्यय है 15, तो जो ये बीच का डिफरेंस 5 जो है यही राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। और इसी 5 को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ेगा। कितना? 5 का ही ऋण लेना पड़ेगा। तो इसी को राजकोषीय घाटा कह सकते हैं या फिर कहा जाता है। उसी वर्ष लिया गया कुल ऋण भी राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न। बजट का आकार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 48.21 लाख करोड़। पिछले बजट की तुलना में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखिएगा, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 31.3 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 16.9 लाख करोड़ रुपए। दोनों को मिला देंगे तो 48.21 लाख करोड़ हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? जल पूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, कर इत्यादि से जो पैसा आता है तो उसको राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। इसके साथ ही पूंजीगत प्राप्तियां, लिया गया ऋण, भूमि को बेचकर जो पैसा आता है, विनिवेश के जरिए जो पैसा आता है, या फिर लोन के मूलधन की वापसी हो जाए तो ये जो पैसा है सारा, इसको पूंजीगत आय कहा जाता है या फिर पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। 2024 में विकास दर जो है 8.2% रहने की बात कही गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा की जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब दोस्तों लंबे समय में कोई चीज़ आप अपने लिए खरीदते हैं और उस पर जो प्रॉफिट बनता है तो उसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कोई शेयर खरीदा और उसको आपने 10 साल के लिए रोके रखा, तो इस दौरान आपको जितना लाभ होगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाएगा। जो पहले 10% था वो अब बढ़कर 12.5% हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, ये भी याद रखिएगा। विदेशी कंपनियों का जो निगम कर है उसको घटा दिया गया है, पहले 40 था अब घटा के 35 कर दिया गया है। अब जहाँ से प्रश्न प्रायः पूछ लिया जाता है, रुपया कहाँ से आता है दोस्तों? तो उधार 27% आता है, इनकम टैक्स से 19%, फिर जीएसटी से 18% और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर से 17% आता है, याद रखिएगा। रुपया जाता कहाँ है दोस्तों? तो राज्यों को 21% जाता है, जो कर हैं दोस्तों, जो आवंटन होता है केंद्र की ओर से, क्योंकि भारत में फेडरल सिस्टम है तो राज्यों की भी भागीदारी होती है, तो 21% राज्यों को। फिर ब्याज में जाता है पैसा 19%, फिर केंद्रीय योजनाएं जिनमें 16% जाता है, उसके बाद डिफेंस में 8%, सब्सिडीज में 6% पैसा जाता है। इनकम टैक्स की नई दरें आपको याद रखनी है। 0 से 3 लाख की इनकम पर 0% टैक्स है, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स लगेगा। मदें देख लेते हैं दोस्तों। डिफेंस 4.5 लाख करोड़ इसके लिए आवंटित किया गया है। रूरल डेवलपमेंट 2.65 लाख करोड़ या फिर 2.5 लाख करोड़ आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चर 1.5 लाख करोड़, होम अफेयर्स पर 1.5 लाख करोड़, ठीक है। घर और एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। एजुकेशन के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हेल्थ के लिए सबसे कम तो नहीं कह सकते, 89,287 करोड़। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1,200 करोड़ और सेमीकंडक्टर्स के लिए, इनके विकास के लिए 6900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सोलर पावर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरा बजट कंप्लीट किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। टारगेट विद पार्थ टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी पूछताछ करनी हो या फिर किसी तरह की मदद लेनी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए और खूब दबा के पढ़िए। अभी भी अच्छा खासा समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है और इस जर्नी में अब मैं आपके साथ रहूँगा। निरंतर आपको चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। क्रॉनिकल तैयार हो रही है, अचूक मार्ग सामग्री पर भी काम चल रहा है, जितना भी छूटा है सब पूरा करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।